इस वीडियो में हम भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। विश्व का भूगोल पढ़ेंगे इसमें हम। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं भूगोल के बारे में। भूगोल के बारे में बहुत सारी डेफिनेशन अवधारणाएं आई, वो किस किस ने दी हैं, तो उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा? कांट ने। रुको और जागो नियतिवाद धारणा किसने दी? ग्रिफिथ टेलर ने। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता थेल्स है। मानव पृथ्वी पर निवास करता है, जीन ब्रूंस। इस वीडियो में हम वैसे जो ज्वालामुखी, भूकंप, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पर्वत, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। मानव भूगोल का संस्थापक कार्ल रिटर। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम। विश्व मानचित्र का निर्माता एनेक्जिमेंडर। तो ये जो अवधारणाएं या डेफिनेशन थी भूगोल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एग्जाम में पूछ ली जाती है इसमें से। अब बात करते हैं हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत, ये प्रमुख सिद्धांत है। महाविस्फोट सिद्धांत जो है, इसको एब जॉर्ज लेमंतर ने दिया था, लेकिन इसकी व्याख्या जो है रॉबर्ट वैगनोर ने दी थी। उसके बाद दूसरा सिद्धांत पढ़ते हैं हम, साम्यवादता या सतत दृष्टि। इसको थॉमस गोल्ड या हरमन बोडी ने दिया है। उसके बाद तीसरा सिद्धांत दोलन सिद्धांत, जिसे डॉक्टर एलन संडेजे ने दिया है। और चौथा है स्पीति सिद्धांत, एलन गुथ। ये मतलब सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसके बारे में ये डेफिनेशन आई है, सिद्धांत आए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट माना जाता है इसमें महाविस्फोट सिद्धांत माना जाता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे इसकी सत्यता भी ज़्यादा है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं सौरमंडल। सौरमंडल में हमारे एक सूर्य होता है और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह होते हैं। वर्तमान में 8 ग्रह हैं। यम ग्रह था, वह जो ग्रह की वो होती है वो पूरी नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए यम ग्रह को 2006 में ग्रह के उससे हटा दिया। तो अब 8 ग्रह हैं हमारे। तो सबसे पहले सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य जो है उसमें हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व से बना हुआ है। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है सूर्य में, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। इस वीडियो में ओनली फैक्ट हैं, ज़्यादा राइट में नहीं दे रखा है। अब बात करते हैं हम कि जो केंद्रीय कोर का टेम्परेचर वो कितना है। 1.5 गुणा 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो केंद्रीय मतलब सेंटर भाग होता है सूर्य का, उसका। और बाहरी सतह का कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बाहरी सतह का है। अब बात करते हैं जो ग्रह हैं हमारे, उनके कुछ कलर हैं, तो वो किस कारण है। शुक्र ग्रह है सबसे अधिक चमकीला, क्योंकि ये सबसे अधिक गर्म ग्रह है, इसलिए सबसे अधिक चमकीला भी है। उसके बाद मंगल ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। मंगल ग्रह लाल है आयरन ऑक्साइड के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट है। वरुण ग्रह हरा है मीथेन के कारण। पृथ्वी जो है नीला, नीला पृथ्वी पर जल की वजह से यह नीला है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को पीला कहा जाता है SO2 के कारण, बृहस्पति पीला ग्रह है। शनि काला है नाइट्रोजन के कारण। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद सौर ज्वाला। सौर ज्वाला जो सूर्य की ज्वाला होती है, उसे उत्तरी ध्रुव पर ओरोला बोरेलिस कहा जाता है और दक्षिणी ध्रुव पर ओरोरा ओसलिस कहा जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद अगला देखते हैं। अब ये ग्रह हैं, इनके उपग्रह के बारे में पढ़ते हैं और इनके कुछ गुण। तो हम बुध और शुक्र की बात करें तो इनका कोई उपग्रह नहीं है, और बुध पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति का एक उपग्रह गैनीमीड है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल में, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और इसका जो उपग्रह है गैनीमीड, ये भी सबसे बड़ा है, सारे उपग्रह में सबसे बड़ा है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोवोस डिमोस, जो निक्स ओलंपिया पर्वत और ओलंपिस मेसी ज्वालामुखी, ये मंगल ग्रह पर ही पाए जाते हैं। शनि का है उपग्रह टाइटन, शनि का उपग्रह टाइटन है। और शनि के बारे में है कि इसका घनत्व जल से भी कम है, अगर इसे जल में रख दिया जाए तो ये तैरेगा। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, इसकी पृथ्वी की गति जो है वो पश्चिम से पूर्व है। अरुण जो है इसका उपग्रह टाइटेनिया है, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। वरुण का है टिट्रीन, इसको मीथेन के कारण इस पर बादल पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो सारे ग्रह हैं वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन 2 ग्रह को छोड़कर। शुक्र और अरुण जो है पश्चिम से पूर्व न घूम के पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं सूर्य का। अब बात करते हैं पृथ्वी की जो गति है। पृथ्वी की जो दैनिक गति है 24 घंटे की, जिसमें दिन रात होते हैं, तो उसके रीजन से ही पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं दैनिक गति से होते हैं। लेकिन जो ऋतु परिवर्तन होते हैं पृथ्वी की वार्षिक गति और उसके अक्ष पर झुके होने के कारण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि पृथ्वी पर दिन रात होते हैं किसकी वजह से?
दैनिक गति से, और ऋतु परिवर्तन होता है वार्षिक गति, जो एक पूरा एक साल होता है 365 दिन का, और अक्ष पर झुका होने के कारण, मतलब सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है पृथ्वी। उसके बाद चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रमा जो है एक जीवाश्म ग्रह है। सुपर मून की एक घटना होती है जब पृथ्वी के सबसे निकट चंद्रमा होता है तो कुछ बड़ा भी दिखाई देता है। इसी घटना को सुपर मून कहा जाता है। और ब्लू मून कहा जाता है एक माह में दो पूर्णिमा, जब किसी माह में दो पूर्णिमा हो तो उस जो दूसरी वाली पूर्णिमा होती है उसे ब्लू मून कहा जाता है। इसमें हमने ज़्यादा डीपली नहीं लिखा हुआ, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो इसमें हमने नोट किए हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा डीप तो आप ल्यूसेंट की बुक से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने जो ओनली फैक्ट थे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वही इसमें नोट है। अब बात करते हैं हम क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं पृथ्वी के टकराने से बनी झील, मतलब जो क्षुद्र ग्रह एक बार पृथ्वी से टकराया था तो उसमें एक झील बनी थी, लोनार झील। कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र में। एक क्षुद्र ग्रह फोरबिस्टा है, ये एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं धूमकेतु को। धूमकेतु है क्या? ये गैस धूल का संग्रह है और यह सूर्य की ओर अग्रसर होने पर दिखता है, मतलब अगर सूर्य की ओर अग्रसर है तभी ये दिखेगा। पूंछ हमेशा इसकी सूर्य की ओर होती है। एक धूमकेतु है हेली। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। हेली धूमकेतु का जो परिक्रमण काल है वो 76 वर्ष का है। लास्ट बार ये 1986 में दिखाई देता, अब ये 76 वर्ष बाद 2062 में दिखाई देगा। ये हो गया धूमकेतु। अब अगली बात करते हैं पृथ्वी की चाल। पृथ्वी की चाल जो है वो अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर पर हावर की है और 23 हावर 56 मिनट 4 सेकंड में ये पूरा चक्कर लगा लेती है। और सूर्य के चारों ओर की बात की जाए तो 29.8 किलोमीटर पर सेकंड की चाल है इसकी, और 365 दिन 6 घंटे में यह पूरा एक चक्कर लगा लेती है सूर्य का, जिसे हम एक साल कहते हैं। अब ये जो कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता है। अब इसको देख लेते हैं। उपसौर की स्थिति कौन सी होती है? उपसौर की स्थिति होती है जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। तो इसकी दूरी कितनी होती है? 14.70 किलोमीटर। और ये कब होती है? 3 जनवरी को। अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई को और 15.21 करोड़ होती है दूरी, मतलब सूर्य से जब पृथ्वी सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को कहते हैं अपसौर। ये स्थिति होती है 4 जुलाई को। कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति का मतलब है जब उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सूर्य लंबा चमकता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कब होता है वो? 21 जून को। अगर सूर्य मकर रेखा पर लंबा दिखता है तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, और यह स्थिति होती है 22 दिसंबर को। अब करते हैं शरद और बसंत विषुव के बाद जब भूमध्य रेखा पर लंबवत सूर्य दिखता है। ये दो बार साल में होता है, 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च को यह होता है। उसके बाद शरद विषुव कहते हैं हम 23 सितंबर को, बसंत विषुव 21 मार्च को। अब ये इंपॉर्टेंट है, एपिसाइड रेखा हम किसे कहते हैं? हमने इसमें छोटे छोटे फैक्ट ऐड किए हैं, जो छोटे छोटे बर्ड होते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत। जो उपसौर और अपसौर रेखा को मिलाने वाली रेखा सूर्य से गुजरती है उसे हम एपिसाइड रेखा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं, ये जो है भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश को, ये इस तरफ में पृथ्वी में इस तरफ में अक्षांश होती हैं और इस तरफ में देशांतर होती हैं, ये ध्यान रखना है। तो 0 डिग्री जो अक्षांश पृथ्वी जो भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश, यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ये नॉर्थ हो गया गोलार्ध, ये साउथ गोलार्ध हो गया। उसके बाद हम 23 डिग्री 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में होती है उत्तर दिशा में, उसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और जो दक्षिणी दिशा होती है मकर रेखा कहते हैं। और 66.5 डिग्री जो है 66 डिग्री आर्कटिक वृत्त को उत्तर की साइड, और 66 डिग्री दक्षिण की साइड अंटार्कटिका वृत्त कहलाता है। अब बात कर लेते हैं कि अक्षांश कितनी पाए जाते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है। अगर हम भूमध्य रेखा को कैलकुलेट करें तो 79 इधर की साइड और 79 इधर की साइड, 89 इधर की साइड और 89 इधर की साइड, तो टोटल 178, और एक हो गई भूमध्य रेखा, तो 179 होती है। किसी किसी बुक में 180 भी है और किसी किसी में 181 भी है। अब बात करते हैं दो अक्षांशों के बीच की दूरी।
दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, और दो देशांतर के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से भी कि दो देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है वो गोरे कहलाती है। गोरे, दो देशांतर के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोरे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। सूर्य ग्रहण जो है कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो उस स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है, और ये होता कब है? अमावस्या को। अब दूसरा बात कर लें चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण जो होता है सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी। ये होता है पूर्णिमा को। तो ये सूर्य और चंद्र ग्रहण हो गए। अब बात कर लेते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। हमारे यहाँ जो समय होता है वो किस तरह से होता है, इसको कैसे निर्धारित किया गया? तो 22 अक्टूबर 1884 को वाशिंगटन डीसी में, लंदन में गुजरने वाली देशांतर वाशिंगटन डीसी लंदन से गुजरने वाली देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा। इसे बहुत अच्छे से समझना है। तो हमने एक लंदन से एक देशांतर रेखा गुजरती थी, उसे हमने 0 डिग्री अक्षांश मान लिया, मतलब 0 डिग्री मध्याह्न रेखा उसको हम कहते हैं। यहीं से समय का निर्धारण होता है। अब यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से 180 डिग्री इधर से और 180 डिग्री जो दोनों साइड से एक ही रेखा होती है उसे कहते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ये सपोज करो यहाँ पे अगर 0 टाइम है 12 मान लो यहाँ पे, ठीक है 12, तो यहाँ से पूर्वी दिशा में अगर हम जाए तो 12 घंटे आगे होता है, और पश्चिमी दिशा से जाएं तो 12 घंटे पीछे होता है। तो यहाँ से इस तरीके से 24 घंटे का अंतर होता है। मतलब ईस्ट में जाएंगे तो 12 घंटे आगे, और पश्चिम में जाएंगे वेस्ट में तो 12 घंटे पीछे होता है। अब भारत में समय का निर्धारण कहाँ से हुआ? ये जो रेखा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये वाली, ये भारत में गुजरती है इलाहाबाद के नज़दीक से, प्रयागराज के। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसको माना गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब 24 घंटे में 360 मिनट, सॉरी 24 घंटे में 360 डिग्री, तो इसको हमने डिवाइड किया तो 1 घंटे में 15 डिग्री बैठ रहा है, ठीक है। 1 घंटे में 15 डिग्री। अब 1 घंटे में 15 डिग्री बैठ रहा है तो 1 घंटे में होती है 60 मिनट, तो 15 डिग्री और 60 मिनट, तो 1 डिग्री में कितना मिनट बैठ रहा है? 4 मिनट। तो 1 डिग्री में पृथ्वी कितना घूम जाती है? 4 मिनट। तो हमारे यहाँ कितना है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री। तो हमें पता है कि 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, तो 15 पंजे 75 और 7.5, तो 5.5 हो गया, 5.5 घंटे। तो जो लंदन का टाइम है ग्रीनविच, उससे हमारा समय जो है वो 5.5 घंटे आ गया है। 5.5 घंटे आ गया। अब जो बड़े देश हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है उनको 24 जोन में इसलिए बांटा है क्योंकि उनमें समय अलग अलग ना हो। तो इसलिए रूस में 11 जोन हैं, यूएसए में 7 हैं, और ऑस्ट्रेलिया में 3। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस किस से गुजरती है? चूकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर, इससे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अब बात कर लेते हैं जलवायु की। जलवायु जो है उसके आधार पर पृथ्वी को कैसे बांटा है? 0 से, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गई, इससे 30 डिग्री अक्षांश पे उष्ण कटिबंध, और 30 से 45 उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण 45 से 66, और ध्रुवीय हो गया 66 से 90। ये जलवायु के आधार पर हमने बांट दिया। अब बात कर लेते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है यहाँ से क्वेश्चन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्वेस ने 3 भागों में बांटा, सियाल, सीमा और नीफे। लेकिन ग्रांट ने बांटा भूपटल, मेंटल, कोर। इसको हम देख लेते हैं। ये डायग्राम बना रखा है हमने। तो अगर हम स्वेस के अनुसार जाएं तो ये हो गया आपका भूपटल, ये हो गया मेंटल, ये हो गया कोर। लेकिन अगर हम, सॉरी ये ग्रांट के अनुसार है, स्वेस के अनुसार अगर जाए हम तो ये सियाल, सीमा और नेफे। इसी अकॉर्डिंग पढ़ते हैं हम। सियाल में क्या है? सियाल, सी आल, तो इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। दूसरा जो है सीमा, SiM, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तीसरा हो गया नीफे। नीफे हो गया निकिल और फेरस। नीफे में निकिल और फेरस की अधिकता पाई जाती है। तो ये इसके अकॉर्डिंग हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कितना कितना एरिया है पृथ्वी में। तो भूपर पट्टी जो है वो 34 किलोमीटर पाई जाती है, लेकिन जो मेंटर है वो 2900 किलोमीटर पाया जाता है, और
जो कोर है हमारा, ये अगले पेज पे है हमारा, ये पाया जाता है 16% मतलब एरिया में है ये। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं हम कि इसमें जो है भूपर पट्टी और मेंटल के बीच में कौन कौन सी होती है। एक मोहविसिक डिक्यूमेंटी परत होती है, ठीक है। और उसके बाद मेंटल और कोर के बीच में, मेंटल और कोर के बीच में होती है गुंटेनबर्ग विशाल असमता। मतलब ये तीन चीज़ हैं, भूपर पट्टी, मेंटल, कोर। भूपर पट्टी, मेंटल, कोर। भूपर पट्टी और मेंटल के बीच में ये हो गई परत, मेंटल और कोर के बीच में गुंटेनबर्ग विशाल असमता, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इधर ऊपरी भूपर पट्टी और निचली भूपर पट्टी के बीच में कोनोड असमता होती है। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में रेप्टी असमता होती है। और ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच में लेहमन असमता होती है। तो ये हमारा पृथ्वी का अंतरिक्ष दर्शन डिवाइड थी। अब इसको हम देख लेते हैं। पृथ्वी का अगर सारा औसत घनत्व देखा जाए तो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना है इसको। त्रिज्या जो है पृथ्वी की 6,370 किलोमीटर। आयतन की बात करें, भूपर पट्टी में 0.5% आयतन पाया जाता है क्योंकि वो 34 किलोमीटर ही है। मेंटल में 83%, ये बहुत ज़्यादा है। और कोर 16%। और इनका आयतन अगर देखा जाए तो 2.7 सॉरी घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका 3.5 और इसका 13 ग्राम सबसे ज़्यादा कोर का होता है, मतलब केंद्र का। उसके बाद अगर इसमें इंपॉर्टेंट बस यही है अधिकतर कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, 5.5 ग्राम पर सेंटीग्रेड। उसके बाद हम देखते हैं कि 1 32 मीटर नीचे जाने में पृथ्वी पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है। उसके बाद पाइथागोरस ने पृथ्वी को गोल कहा था, न्यूटन ने नारंगी और जेम्स जीन ने क्या कहा था, नाशपाती। उसके बाद पृथ्वी को हमने 4 भागों में बांटा है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। स्थल मंडल में हो गया 29% तो तुम्हारा स्थल है और 71% जल। 3-7 का रेशियो रहता है। 3 भाग हो गए स्थल के और 7 भाग जल के हो गए। स्थल भाग की जो सबसे ऊंची चोटी है वो 8,850 मीटर की है, माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में पाए है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। मेरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर का सबसे नीचा भाग है, मेरियाना गर्त। तो स्थल भाग की ऊंची चोटी और सबसे निचले भाग में लगभग 20,000 किलोमीटर का अंतर है, 20 किलोमीटर का, सॉरी। अब बात करते हैं हम चट्टान की। चट्टान जो है वो 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अपसादी और कायांतरित। आग्नेय चट्टान को हम प्राइमरी या मौलिक चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान जो है वो मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। जब ज्वालामुखी से मैग्मा या लावा निकलता है तब वो जम जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें यह है जीवाश्म रहित है। ये क्या है, जीवाश्म रहित है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते क्योंकि ये मैग्मा और लावा के निकलने से बनती है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाइट और डायोराइट ग्रेबो, ये जो हैं आग्नेय चट्टान हैं। इसमें आयरन, एसएन, जेडन, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सब पाए जाते हैं। इसमें कुछ कंडीशन होती हैं कि चट्टानों के जो प्रकार हैं, बैथोलिथ, ये सबसे बड़ा गुंबद आकार का है। कैसा आकार का, गुंबद। स्टोक जो है छोटे आकार का बैथोलिथ है, मतलब ये बड़ा गुंबद हो गया, ये छोटा गुंबद हो गया। स्टोक मतलब छोटे आकार का बैथोलिथ। उसके बाद लेखोलिथ जो होता है वो छतरीनुमा होता है। लेपोलिथ तस्तरीनुमा। फैकोलिथ जो होता है लहरदार। सील जो होता है समांतर परतों में इस तरीके से। और जो डाइक होता है वो लंबवत परतों में होता है इस तरीके से। तो ये आग्नेय चट्टान के प्रकार थे। अब बात करते हैं हम अपसादी चट्टान। अपसादी चट्टान जो है वो छोटी छोटी चट्टानों के जमने से बनते हैं। छोटी छोटी चट्टानें, इनसे जमने से अपसादी चट्टान बनता है और ये परतदार भी होती है। अब जब छोटी छोटी चट्टानों के जमने से बनते हैं तो इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, जीवाश्म। और ये परतदार होती है। ये पूछा जाता है कौन सी चट्टानें परतदार होती हैं, ये परतदार होती हैं, इसमें जीवाश्म पाया जाता है। और खनिज तेल बहुत इंपॉर्टेंट है, खनिज तेल कौन सी चट्टानों से निकलता है, अपसादी चट्टान से। अब बात करें दामोदर, गोदावरी और महानदी नदी बेसिनों से जो इनका क्षेत्र है उससे हमें कोयला भी प्राप्त होता है, ये भी अपसादी चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कायांतरित चट्टान। तीसरी चट्टान जो है कायांतरित है। इसका वो नहीं है इतना, ताप दाब रासायनिक क्रिया, मतलब इन जो भौतिक कारण हैं इनके कारण ही आग्नेय और अपसादी चट्टान जब अपना रूप बदल लेती हैं तो वो कायांतरित चट्टान में ही रूपांतरित हो जाती हैं। थोड़े एग्जाम्पल हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेनाइट, ये आग्नेय चट्टान के हैं।
ये आग्नेय चट्टान कायांतरित में कैसे बदलती है? ग्रेनाइट से नीस में, साइनाइट साइनाइट नीस, ग्रेबो सर्पेंटाइन, बेसाल्ट सीस्ट, बिटुमिन कोयला, ग्रेफाइट। ये हो गया आग्नेय चट्टान जब कायांतरित में बदल जाती हैं। अब बात करते हैं अपसादी चट्टान की। सपिंड सपिंड सिस्ट में, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में, सैल स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में, और लिग्नाइट कोयला एंथ्रेसाइट कोयले में। अब पढ़ते हैं हम ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है? ये प्रकृति का सुरक्षा वाल्व है, क्योंकि अगर इससे लावा बाहर नहीं आएगा तो वह अंदर अंदर बहुत खतरनाक हो सकता है। ज्वालामुखी से हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। मतलब जब ऐसा लावा बिखरा रहता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? सिंडर। इस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ऐसे पूछ जाता है सिंडर किसे कहते हैं। तो सिंडर अगर हम इसके बारे में पढ़ा हुआ होगा तभी कर पाएंगे। अब ये 3 प्रकार के होते हैं: सर्किर्य, शांत, प्रसुप्त। सर्किर्य ज्वालामुखी जो होता है जिसमें अक्सर उद्गार होता रहता है, समय समय पर उद्गार, उससे लावा निकलता रहता है। प्रसुप्त जो है जिसमें आज तक उद्गार नहीं हुआ लेकिन कभी भी होने की संभावना है, मतलब इससे उद्गार हो सकता है। उसके बाद हम शांत ज्वालामुखी के बारे में पढ़ रहे थे। उद्गार इसमें कभी हुआ नहीं, ना ही कभी होगा, इसे हम कहते हैं शांत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी इसलिए 3 प्रकार के हो गए। आगे पढ़ते हैं हम, इसके थोड़ा एग्जाम्पल हैं। एटना, किलायू, स्ट्राम्बोली, कोटोपैक्सी, ये सर्किरिया ज्वालामुखी हैं। ये तीनों एटना, किलायू, स्ट्राम्बोली इटली में पाए जाते हैं, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। प्रसुप्त ज्वालामुखी में विसुवियस भूमध्य सागर में, क्राकोटोवा सुंडा में, फ्यूजियामा जापान में, मेयन फिलीपींस में। अब बात करते हैं हम शांत ज्वालामुखी। कोह सुल्तान और देवबंद ईरान में, पोपा म्यांमार में, किलीमंजारो अफ्रीका में। तो ये जो थे ज्वालामुखी के वो थे। अब थोड़े ज्वालामुखी, कुछ ज्वालामुखी उनकी विशेषता भी है। स्ट्राम्बोली जो है वो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है लिपारी द्वीप पर। कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ओजस डे सलाडो जो है विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर ओजस डे सलाडो है, जो एंडीज पर्वतमाला की अर्जेंटीना चिली सीमा पर है, मतलब सबसे अधिक ऊंचाई पर, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर। जबकि सबसे ऊंचा कौन सा है ज्वालामुखी? कोटोपैक्सी, मतलब खुद की अपनी हाइट में। लेकिन किसी पर्वत की ऊंचाई पर ज्वालामुखी जो है वो ओजस डे सलाडो है। अब विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर शांत ज्वालामुखी, ये तो था तुम्हारा एंडीज पर्वतमाला पे, ये है ये भी विश्व, ये लेकिन शांत है, इसमें कभी भी उद्गार होने की संभावना नहीं है। अब ये कुछ चीज़ें हैं। गेसर किसे कहते हैं? ज्वालामुखी से निकलने वाला धुआं अधिक ऊंचाई तक निकलने लगे, जब ज़्यादा तेज़ निकलने लगता है तो उसे हम गेसर कहते हैं। इसे जैसे ओल्ड फेथफुल गेसर, ये एग्जाम्पल है यूएसए के येलोस्टोन पार्क में। इसमें प्रत्येक मिनट में उद्गार होता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा सर्किरिया ज्वालामुखी है, इसमें बहुत ज़्यादा उद्गार होता है। अब धुआरे ज्वालामुखी में अंतिम समय में निकलते हैं गंधक युक्त धुआरों को सोल फतारा कहते हैं। अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको? अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी कहते हैं, मतलब सीधा अलास्का पूछ लिया जाता है। कोह सुल्तान कहाँ पे है? धुआरा ईरान में। व्हाइट द्वीप का धुआरा कहाँ है? न्यूजीलैंड में। अब बात करते हैं कि ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका और एशिया में। ये दोनों महाद्वीपों में सबसे अधिक ज्वालामुखी। सबसे अधिक सर्किल ज्वालामुखी कहाँ होते हैं? प्रशांत महासागर के तटीय भाग में। इसलिए इसे ही अग्नि वलय कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक सर्किल ज्वालामुखी होती है, सबसे ज़्यादा उद्गार उन्हीं ज्वालामुखी में होता है। अब बात करते हैं कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। अब ये थोड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में देख लेते हैं। अंतरिक्ष में तारामंडल कितने हैं? 89। सूर्य में काला धब्बा जो होता है, जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होता है, जो भाग सूर्य का प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता, उसे काला धब्बा वहाँ पे हो जाता है। अब बात करते हैं सूर्य का जो मध्य भाग है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं, और जो ऊपरी भाग है उसको बाणमंडल कहते हैं। इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 1.5 गुणा 10 की पावर डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्रह्मांड में अब बात कर लेते हैं विस्फोटी तारा। ब्रह्मांड में एक विस्फोटी तारा है जिसे लुब्धक कहते हैं, एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा ऐसे पूछ लिया जाता है कि सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है, लुब्धक क्या है? एक विस्फोटी तारा है। दिन रात जब समान अवधि में हो तो इसे इक्विनेंस कहते हैं। यह भूमध्य रेखा पर जब 23 मार्च 21 सितंबर को, सॉरी 21 मार्च 23 सितंबर को इक्विनेंस की घटना होती है। दिन रात वहाँ पे जब 12-12 घंटे के होते हैं। पृथ्वी की परिधि जो है वो 40,075 किलोमीटर की है। अब याद कर लेते हैं अंतरिक्ष यान कौन से ग्रह पे कौन सा गया। पाथ फाइंडर जो है वो मंगल ग्रह पे गया था।
गैलीलियो मैगेलन जूनो, ये बृहस्पति ग्रह पे गए हुए यान है। उसके बाद क्वेसियान जो है चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी कहाँ पे पाया जाता है? चंद्रमा पर। अब एक बात है सिजिगी। सिजिगी होता क्या है? अगर हम इसके बारे में ना पढ़ें तो हम इसको नहीं कर सकते। सूर्य पृथ्वी चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में होता है उस स्थिति को क्या कहते हैं? सिजिगी। जब हमारा चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है उस स्थिति में भी सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उस स्थिति को कहते हैं सिजिगी। किरीट सूर्य में दिखने वाला भाग, जो सूर्य का दिखने वाला भाग होता है जब सूर्य को हम देखते हैं वो उसे किरीट कहते हैं। सीरज क्या है? सीरज सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। मेंटल जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है उसमें दूसरा भाग है जिसका आयतन भी 83% है, उसे हम वाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अगला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा में किसे क्या? कर्क रेखा ही तो होती है, कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। गोरे, ये मैंने बता दिया पहले, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस क्या कहलाती है? गोरे। मोह स्केल, मोह स्केल क्या होता है कि चट्टानों की जो कठोरता हम जिसमें मापते हैं उसको मोह स्केल कहते हैं। अब ज्वालामुखी से कुछ फैक्ट हैं। संसार का सर्वाधिक सर्किल ज्वालामुखी किलायु कहाँ पे है? इटली में है। रिंग ऑफ फायर घेरा संबंधित है प्रशांत महासागर से, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक सर्किल ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसे अग्नि मेखला भी कहा जाता है। ज्वालामुखी की सर्किलता, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी की सर्किलता जापान में है, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी सर्किल वहीं पे है। सर्वाधिक ज्वालामुखी द्वीप फिलीपाइंस द्वीप समूह। अब हम बात करते हैं पर्वत की। पर्वत के कुछ सिद्धांत है जैसे महाद्वीपीय विस्थापन, ये बैगनर ने दिया। प्लेट विवर्तन का सिद्धांत जो था वो हैरी हेंस ने दिया, ये इंपॉर्टेंट है। इसके कारण ही जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई है। पहले जहाँ पे हिमालय पर्वत इस टाइम है वहाँ पे पहले टेथिस सागर हुआ करता था, लेकिन दक्षिणी पठार के विस्थापन के कारण दक्षिणी पठार यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ आ गया तो जो टेथिस सागर था उसमें बल पड़ गए और वह पर्वत ऊपर उठ गया, मतलब पर्वत का उसने रूप ले लिया। वहीं से संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। अब पर्वत है कितने प्रकार के? पर्वत 4 प्रकार के होते हैं, ब्लॉक, अपशिष्ट, संचित और बलित। ब्लॉक पर्वत कौन से होते हैं? चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण जब मध्य भाग नीचे धस जाता है, जब ये धरातल है इसका इतना भाग ही नीचे धस जाता है और ये किनारे ऊपर को उड़ जाते हैं, उसको हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और जो मध्य भाग नीचे धंसता है उसे हम रिफ्ट घाटी कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वॉस्टिज फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान। अब अपशिष्ट पर्वत की बात करते हैं। ये अपशिष्ट पर्वत चट्टानों के अपर्दन से, जैसे ये धरातल है कोई, इसका अपर्दन यहाँ से थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, फिर ये बाद में बहुत ऊंचा उड़ जाता है, उसको ही अपशिष्ट पर्वत कहते हैं। भारत के विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ की पहाड़ियाँ, ये सारे भारत के अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। सीरा स्पेन, कैसा एवं बूट ये यूएसए में है। अब बात करते हैं संचित। संचित पर्वत इतनी अधिक ऊंचाई के नहीं होते, भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के संचित होने से ये बनते हैं। रेगिस्तान में जो एग्जाम्पल है इसका, बनने वाले जो बालू स्तूप होते हैं वो संचित के होते हैं। पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। जैसे हिमालय भी हमने बताया कि दक्षिण पठार में जो है टेथिस सागर के ऊपर विस्थापित हो गया था, वहाँ से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, तो वो इसी का एग्जाम्पल है कि पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण, मतलब पृथ्वी की जो इंटरनल पावर है उसके चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं हिमालय, आल्पस, यूराल, रॉकीज और एंडीज। ये जो इसके एग्जाम्पल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट है। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पे पाई जाती है? नेपाल में। 8,848 थी पहले इसकी ऊंचाई, अब लेकिन 8,850 है। उसके बाद हम केटू गॉडविन ऑस्टिन, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन, ये कौन सी श्रेणी में आती है? काराकोरम में, लेकिन ये हिमालय की नहीं है, काराकोरम श्रेणी की है। अब बात करते हैं कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है, जो पूर्वोत्तर भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है एनमुद्दी, जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 2696। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, 7,817 मीटर। अब बात करते हैं भूकंप की। भूकंप में जो है, जब भूकंप आता है तो 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। एक तो प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, सतही तरंगे, और इन्हें लब वेव्स भी कहते हैं। प्रत्येक जो प्राथमिक तरंगों के बारे में बात करते हैं, यह 8 किलोमीटर पर सेकंड से गुजरती हैं, सारे माध्यम में जा सकती हैं, केवल ठोस में जा सकती हैं 4 किलोमीटर पर सेकंड।
ये तीनों माध्यम में जा सकती हैं, धरातल तक सीमित हैं। लेकिन सतही वेव जो लव वेव्स होती हैं बहुत खतरनाक होती हैं, क्योंकि ये धरातल में तक सीमित है। तो जब धरातल में ज़्यादा दिक्कत होती है तो फिर वहाँ पे ज़्यादा विनाश होने की संभावना होती है, इसलिए सबसे खतरनाक वेव्स हैं। अब भूकंप के बारे में पढ़ लेते हैं। सिस्मोग्राफ, भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र पर रेखांकित किया जाता है। भूकंप का जो अध्ययन होता है उसको हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप की जो तीव्रता मापते हैं वो रिएक्टर स्केल पे मापते हैं, जिसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर ने 1935 में की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र, भूकंप जब आता है तो केंद्र, जैसे ये धरातल है, यहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति हुई है तो इसे कहेंगे हम केंद्र। और इसी के जस्ट ऊपर पृथ्वी की सतह पर जो जहाँ पे केंद्र होगा उसी के जस्ट ऊपर, तो उसे कहते हैं हम अधिकेंद्र। ये समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब बात कर लेते हैं हम मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह अमरकंटक है, 1026 मीटर। छत्तीसगढ़ में पाया जाता है मैकाल पर्वत। अरावली पर्वत राजस्थान में, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट आबू पर गुरु शिखर 1722 मीटर। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैडल पीक है। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं। ऐसी ज्योग्राफी की हम 4-5 वीडियो लाएंगे, सारा ज्योग्राफी हम कवर कर लेंगे उसमें। धन्यवाद।